नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा लेट हो गई ये वीडियो। रिपब्लिक डे था। आपको फिर से गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। 4 आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री थ्रू अ कैलेंडर। ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा किसने? तो भाई सीपी राजेंद्रन साहब ने लिखा है। एडजंक्ट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के। चलो आपसे एक सवाल है, एडजंक्ट प्रोफेसर का मतलब क्या होता है? सोचो और बताओ। अब यहाँ पे ओवरऑल सीपी राजेंद्रन साहब एक व्यू पॉइंट दे रहे हैं। व्यू पॉइंट क्या है कि भाई पहले तो ये आईआईटीज के बारे में एक इंट्रो दे रहे हैं कि आईआईटीज करते क्या है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आईआईटी खड़गपुर ने अपना कैलेंडर रिलीज किया है और उस कैलेंडर के थ्रू ऐसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स दिए हैं आईआईटी ने विद रिस्पेक्ट टू आर्यंस, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। और इस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स देना या फैक्ट्स को अपने कैलेंडर में इनकॉर्पोरेट करना एक प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन आईआईटी खड़गपुर को शोभा नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसके बेसिस पे कुछ व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे राजेंद्रन जी ने। इन व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगला आर्टिकल है टुवर्ड्स लो एमिशन ग्रोथ। तो क्लाइमेट और डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल है। एमिशंस कम करने से क्या क्या होगा उसके बारे में बात हो रही। देखिए, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब तो देखो एवरग्रीन टॉपिक हो गए। सनराइज इंडस्ट्री टाइप की हो गई यूपीएससी की प्रिपरेशन का सिलेबस अगर आप देखो तो इससे रिलेटेड तो आर्टिकल्स आते ही रहते हैं और हम डिस्कस करते ही रहते हैं। तो ये आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद चूंकि आज गणतंत्रता दिवस है तो कुछ रिलेटेड न्यूज़ेस हैं। इनको मैं अभी के लिए इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए, फॉर एग्जांपल आप अगर यहां पे देखो, फेस्टिवल टू सैल्यूट इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो ये बेसिकली ओम बिरला साहब ने लिखा है। लोकसभा का स्पीकर है ये, तो ऑब्वियसली बात है थोड़े पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल, वाई रिपब्लिक डे सेपरेटेड, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक ओनली व्हेन इट्स लॉज रिजल्ट फ्रॉम फ्री पब्लिक डिस्कशन एंड ओपन स्क्रूटनी। तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो पॉलिटिकल फिलोसफर टाइप का आर्टिकल है। यहाँ पे इंडिया की डेमोक्रेसी को लेके कुछ हद तक सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है, कुछ फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट्स हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक आर्टिकल यहाँ पे चकमा और हेजोंग पीपल को लेके। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में चकमा और हेजोंग पीपल आके बसे हैं और ये बांग्लादेश से आके बसे हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जिस जगह पे ये रहते थे वहां पे एक डैम बन गया जिसका नाम है कपतई डैम, कर्णफुली रिवर पे। तो इनके पास रहने की जगह बची नहीं, तो ये बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आ गए और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे स्टेट्स के अंदर सेटल हो गए। अब अरुणाचल की ना ही सोशल कम्युनिटी ने, ना ही वहां के लोगों ने और ना ही अरुणाचल की सरकार ने उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया है। और रिसेंटली अरुणाचल की सरकार ने कुछ यहाँ पे नियम कानून निकाले हैं जिसके चलते कुछ एक्चुअली अनाउंसमेंट्स किए हैं कि चकमा हजोंग को लोगों को अरुणाचल के बाहर सेटल किया जाएगा। तो इस प्रकार के जो अनाउंसमेंट्स है वो सही नहीं है। चकमा और हेजोंग लोग जो कि बहुत पहले ही इंडिया के अंदर आ चुके हैं, इनको इंडिया में आप कह लो कि सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, जो कि इनको नहीं मिली है। अर्ली 1960s में जो जगह पे रहते थे बांग्लादेश के अंदर, जो कि उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान में थी, वहां से लोग आ गए थे, तब से लेके आज तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, जो कि इनको देने की जरूरत है। क्या व्यू पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और रिसेंटली बुर्किना फासो में कूप हुआ है। बुर्किना फासो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप नक्शा देखो बुर्किना फासो का, तो ये अफ्रीका का आपको मैप नजर आ रहा है, कॉन्टिनेंट का, और यहां पे आपको बुर्किना फासो नजर आ रहा है। कौन कौन सी इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं? तो कोटी डी एवोर, माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना। लैंडलॉक कंट्री है बुर्किना फासो, याद रखिएगा। तो कुल मिला के इतने आर्टिकल्स 4 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। काफी कुछ यूजफुल आपको यहां पे जानने को मिलेगा। तो अपने डिस्कशन को यहां पे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू, क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। चलिए, फॉर अ सिविक सॉलिडारिटी द चकमा हेजोंग पीपल डिजर्व सिटीजनशिप एंड नॉट रेशियल प्रोफाइलिंग। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को एक, कह सकते हो कि अल्टीमेटम बोला है, डायरेक्ट किया है एमएचए को और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कि भैया, चकमा और हेजोंग कमिटीज जो कि अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं, आप इस बात को सबमिट करिए कि इनकी रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं हो रही है, इनका रिलोकेशन नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकारें क्या कर रही हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जिन जिन जगहों पे चकमा और हेजोंग कमेटी रहती है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से रहती है, इनका किसी भी उपद्रव में किसी प्रकार से नाम नहीं आता है, लेकिन तब भी अरुणाचल प्रदेश की सोसाइटी में इनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया। इनके खिलाफ सेग्रीगेशन होता है। तो कहीं इनकी रेशियल प्रोफाइलिंग तो नहीं हो रही। रेशियल प्रोफाइलिंग का मतलब क्या है कि अरुणाचल में एक प्रकार का कल्चर, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश में, बट उन ट्राइब्स को प्रोफाइल करके अलग सेग्रीगेट कर देना जो कि बाकी लोग समझते हैं कि इस इलाके की नहीं है।
तो इसको बोलते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग, कि रेस के आधार पर कुछ लोगों के ग्रुप को अलग मान लेना और फिर उनको अलग ट्रीट करना। ऐसा ही यहाँ पे चकमा और हैजोंग कम्युनिटीज के साथ हो रहा है। ये लोग चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कप्ताई डैम बना वहां पे कर्णफुली रिवर पे अर्ली 1960s में। इनकी जो जगह थी वो पानी के नंबर भी नीचे डूब गई, तो ये उस जगह को छोड़ के इंडिया के अंदर आ गए और फिर उसके बाद इनको अरुणाचल प्रदेश के रिलीफ कैंप में सेटअप किया गया। अब आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश के सदर्न पार्ट में और साउथ ईस्टर्न पार्ट में ये लोग इंटीग्रेट हो चुके हैं विलेजेस में। 2015 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश को बोल चुकी है कि आप चकमा और हैजोंग लोगों को सिटीजनशिप दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस राय को किसी भी अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो भी सरकार अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनको सिटीजनशिप दे देगी उसको अरुणाचल प्रदेश के बाकी लोगों का कभी भी वोट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बोला था कि जो भी चकमा अरुणाचल प्रदेश के अंदर रह रहा है उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बचाने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स के थ्रू साफ साफ बोल चुका है कि चकमा और हैजोंग कम्युनिटी के मेंबर्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अगस्त 2021 में एक भाषण दिया और बोला कि चकमा और हैजोंग के लोगों को अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं रखा जाएगा, उनको स्टेट के बाहर रिलोकेट किया जाएगा और उनका एक सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा, कम्युनिटी वाइज सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा। अब समझिए, रेशियल प्रोफाइलिंग तो हो ही रही है यहाँ पे। एनएचआरसी ने अभी ऑर्डर इशू किए हैं कि कहीं रेशियल प्रोफाइलिंग तो नहीं हो रही है, और अगस्त 2021 में अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ओपनली बोल चुके हैं कि चकमा हैजोंग लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे और हम लोग कम्युनिटी वाइज यहाँ पे सेंसस कराएंगे। कम्युनिटी वाइज सेंसस कराएंगे मतलब आप कम्युनिटी और ट्राइब्स गिन रहे हो, तो चकमा को अलग गिनोगे, हैजोंग को अलग गिनोगे और इनको फिर सेग्रीगेट करोगे। तो ये तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हो, मतलब नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो स्टेट सेंसस अगर होता है जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर करने को बोल रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग। और इसके बेसिस पे जो नेटिविस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है, जैसे कि अगर आप देखो, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है अरुणाचल के अंदर, वो ये कहते हैं कि भाई चकमा और हैजोंग लोग जो है ये अरुणाचल के नहीं है, इनको यहां से बाहर निकल लेना चाहिए। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात को हवा मिलती है यहां पे। ठीक है, पहले भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू ने रीलोकेशन ऑफ चकमा और हैजोंग की बात की है। तो कहीं ना कहीं अब देखो, दो चीजें, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है और सरकारें कुछ और कर रही हैं। इस समय पे अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, इससे पहले जब बाकी पार्टीज की भी सरकार रही तब भी चकमा हैजोंग का इशू सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इशू 1960s का है और आज हम 2022 में चल रहे हैं। तो कुल मिला के यहां पे बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल्स आ जाते हैं। क्या है ना कि आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन इन प्रोविजंस के आधार पर हो क्या रहा है कि जो नेटिव ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके फेवर में काम किया जा रहा है। ठीक है भाई, लेकिन इसके चलते चकमा और हैजोंग जैसे लोग जो सच में परेशान थे, एक प्रकार से रिफ्यूजी थे, प्रेजेंट डे बांग्लादेश से आए थे, इंडिया के अंदर सेटल हो गए थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहते हैं, इनको भगाने की बात की जाती है। तो इससे होता क्या है कि ट्राइबल नेटिविज्म फलता फूलता है और जो बाहर के लोग हैं, जो कम्युनिटीज के प्रति हेट्रेड है, वो बढ़ती है। जैसे कि चकमा हैजोंग जो कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में रह रहे हैं, इनके खिलाफ यहां पे आप कह सकते हो कि एक प्रकार का हेट्रेड फैलता है और उस हेट्रेड को एक पॉलिटिकल हवा मिलती है। और पॉलिटिशियंस भी क्या करें भाई, पॉलिटिशियंस को भाई वोट जीतने, तो आज की डेट में मान लो बीजेपी की सरकार चकमा और हैजोंग के लोगों को सिटीजनशिप दे देती है, तो कल की डेट में कहो बीजेपी की सरकार बन ही ना पाए स्टेट में, तो इस चक्कर में भाई पूरी तरीके से सिटीजनशिप दे नहीं पाएंगे। तो पॉलिटिकल आप कह लो जो कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कौन सी सिटीजनशिप दे दी थी। तो सरकारें तो इस हिसाब से काम करती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई अगली बार इलेक्शन कौन जीतेगा। और ओवरऑल इस केस में होता क्या कि जब आप किसी कम्युनिटी को सेग्रीगेट करोगे तो एथनिक फिजर्स होंगे, एथनिसिटी की बेसिस पे यहाँ पे लड़ाई होगी, जो कि यहाँ पे ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है। ये जो चकमा हैजोंग लोग हैं ये पीसफुली रह रहे हैं, इनके साथ हिस्टोरिक रॉन्ग हुआ था, बहुत पहले इंडिया के अंदर आ चुके हैं, अब ये इंडिया को अपनी जगह समझ चुके हैं, अपनी जमीन समझ चुके हैं, तो अब इनको यहाँ पे सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। प्लस रिसेंटली एनएचआरसी ने जो डायरेक्टिव इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और अरुणाचल प्रदेश की सरकार को कि किसी भी प्रकार की रेशियल प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए, इस ऑर्डर को पूरे एसेंस में फॉलो करने की जरूरत है और इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज को फर्दर सेग्रीगेट करना सही नहीं है, ये यहां पे बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, कूप इन बुर्किना फासो।
वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, अब तक नहीं दबाया है तो। और एक चीज, अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन बटन दबाइए। वैसे तो ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज की डेट में रिपब्लिक डे पे सेल चल रही, बट मैं कोई कोर्स बेचता नहीं हूं। इन केस अगर आप हेल्प कर सकें तो ज्वाइन बटन दबा के करें। फिर बात करते हैं बुर्किना फासो की। तो जनताज विदाउट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हैव ओनली वर्सेंड द क्राइसिस इन वेस्ट अफ्रीका। रिसेंटली ही बुर्किना फासो नाम के वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में एक कूप हुआ। मैंने आपको अफ्रीका के नक्शे पे दिखाई दिया है कि ये देखिए, ये बुर्किना फासो है। अच्छा, बुर्किना फासो की नेबरिंग कंट्रीज भी मैंने आपको यहां पे बता दी। अब अगर आप बुर्किना फासो के नक्शे को थोड़ा सा जूम इन करोगे तो ये आपको नक्शा नजर आएगा। इस नक्शे में जो लाल लाल रंग के इलाके दिख रहे हैं ना, यहां पे एक जिहादिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। धर्म के नाम पे लोगों को मिला के भड़का के ओवरऑल सरकार के अगेंस्ट लड़ाना और आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के पैटर्न पे राज करना। तो इस प्रकार की जिहादिस्ट इंसर्जेंसी इन इलाकों में चल रही है। तो बुर्किना फासो में लोग परेशान हैं, धर्म के नाम पे वहां पे लड़ाई चल रही है, एक प्रकार की इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी मतलब कि जो सरकार है उस सरकार के रूल के अगेंस्ट कुछ लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया और वो ग्रुप लड़ रहा है सरकार के अगेंस्ट। तो एक प्रकार का इंसर्जेंसी। देखिए, इंसर्जेंसी तब होती है जब आप सिविल वॉर से थोड़ा कम होता है। सिविल वॉर में क्या होता है कि भाई एक कंट्री के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, तो प्रॉपर सिविल वॉर छिड़ गया। अभी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है बुर्किना फासो में, क्योंकि गवर्नमेंट फोर्सेस अभी भी ताकतवर है और जिहादिस्ट इंसर्जेंसी उतनी ताकतवर नहीं हुई है। एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर हो गई तो वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। बहरहाल वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे। बुर्किना फासो की बात की जाए, वेस्ट अफ्रीका में एक स्टेबल कंट्रीज को माना जाता था, लेकिन जिहादिस्ट वायलेंस यहाँ पे 2015 से चल रहा है। मतलब जो जिहादी हैं वो ओवरऑल चाहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है इसको हटाओ। अब डेमोक्रेटिक सरकार भी नहीं बची है बुर्किना फासो के अंदर। मंडे को एक कूप हुआ रिसेंटली और कुछ सोल्जर्स ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रॉच मार्क क्रिश्चियन कैबोर की उसको हटा दिया। ठीक है, और यहां पे मिलिट्री की अब ताकत आ गई है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हट गए। इन प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे। पेंडेमिक के चलते गरीबी थी, दवाइयां बीमारियां फैल रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, साथ साथ जिहादिस्ट इंसर्जेंसी को प्रेसिडेंट नहीं रोक पा रहे थे। तो इन सब चीजों के चलते लोगों के अंदर गुस्सा था और उस गुस्से का फायदा उठा के बुर्किना फासो की मिलिट्री ने यहां पे तख्ता पलट कर दिया, कूप कर दिया। ठीक है भाई, ये जो जिहादिस्ट लड़ रहे हैं ना, ये अलकायदा और इस्लामिक स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब सोचिए, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन बुर्किना फासो के अंदर भी बहुत डोमिनेंट है, साहिल रीजन में फैल रहे हैं। मतलब जो चीज इराक सीरिया तक लिमिटेड थी पिछले साल और उससे पहले अफगानिस्तान तक लिमिटेड थी, वो अफ्रीका के देशों तक में पहुंच चुकी है। ओके, ये एक बहुत टेंशन वाली बात है। लेट्स सी लॉन्ग टर्म में क्या होता। तो ओवरऑल अभी के लिए देखें तो बुर्किना फासो के अंदर हो गया है कूप, और ये कूप और भी कंट्रीज में हुआ। जैसे माली नाम की जो कंट्री है अफ्रीका की, वहां पे भी कूप हुआ था। नाइजर में भी इस्लामिस्ट वायलेंस हुआ था। अगर आप देखो तो पिछले 7 सालों में अफ्रीका में 2000 लोग मर चुके हैं, 1 मिलियन डिस्प्लेस हो चुके हैं। ये कहां की बात हो रही है? ऑब्वियसली बात है, बुर्किना फासो की बात हो रही है। तो बुर्किना फासो की टोटल आबादी है 22 मिलियन, 2000 लोग मर चुके हैं, 1 मिलियन लोग यहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो ये जो काबोरे की गवर्नमेंट थी, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। ठीक है, प्लस इनके ऊपर करप्शन वगैरह के भी चार्जेस थे, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम हो गई। बुर्किना फासो के लोगों को परेशानी थी। इस परेशानी का समाधान कर दिया मिलिट्री ने कर दिया यहां पे कूप। और जब ये तख्ता पलट हुआ तो ये जो ओगाडाडू नाम का जो आपका शहर है बुर्किना फासो का, वैसे मैं बता दूं कि ये शहर बुर्किना फासो की कैपिटल है। यहां पे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे जब म्यूटिनी हुई और कूप हुआ, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी तक कूप का रूलर कौन है ये नहीं पता है। मतलब कि लोग खुश हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार थी गिर गई और मिलिट्री आ गई। अब लोग खुश क्यों हैं? लोगों को लग रहा है कि चूंकि अब मिलिट्री आ गई है तो ये जिहादिस्ट इंसर्जेंसी को रोक पाएगी, ये कहीं ना कहीं हमें थोड़ी स्टेबिलिटी दे पाएगी, हमें थोड़ी सिक्योरिटी दे पाएगी, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन ऑथर कह रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हो। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अगर आपको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है तो मिलिट्री रूल आपको सिक्योरिटी दे लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वेस्ट अफ्रीका में भी रिसेंटली बहुत से कूप हुए। सितंबर 2021 में गिनी में स्पेशल फोर्सेस ने गवर्नमेंट को आउट कर दिया और पावर कैप्चर कर ली, तो गिनी में कूप हुआ। माली में आप कह लो कि एक साल में 2 बार कूप हुए, अभी लेटेस्ट हुआ है मई 2021 में। चैड में अगर आप देखोगे तो प्रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए अप्रैल में। सूडान में एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट था मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के बीच में, तो मिलिट्री ने सिविलियन लीडरशिप को साइड फेंक दिया और कूप करके पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली।
इन जगहों पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि मिलिट्री जनरल्स पावर कैप्चर कर रहे हैं, और किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी जाती है, मतलब लोगों की अपनी सरकार चुनने की ताकत जाती है। जब ये मिलिट्री जनरल्स कूप कर रहे थे तब इन्होंने अनाउंस किया था कि ये इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन बाद में कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए। ये सारे के सारे मिलिट्री जनरल डिक्टेटर बनने के मूड में है, पूरे की पूरी ताकत अपने हाथ में रखने के मूड में है। तो मतलब क्या है, जब मिलिट्री रूल है मतलब वो एक डिक्टेटरशिप का रूल है, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कोई डेमोक्रेसी नहीं आएगी। एंड सेम इज ट्रू फॉर बुर्किना फासो। आपको क्या लगता है, जो कूप करने वाले लोग हैं वो बुर्किना फासो में कोई इलेक्शन करवाएंगे क्या? वो अपने हाथ में ताकत को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो बुर्किना फासो की कैपिटल में लोग खुश हो रहे हैं ना कि चलो तख्ता पलट हो गया, बहुत अच्छा हुआ, ये इनको इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि जो मिलिट्री रूल है ये इनकी परेशानी बढ़ा दे, और बढ़ा ही देगा। ठीक है, मिलिट्री वाले रूलर्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आपको ज्यादा सिक्योरिटी देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार के ऊपर तो ये प्रेशर होता है कि उनको इलेक्शन फेस करने हैं, तो उनको तो जनता के लिए काम करना ही है। मिलिट्री लीडर्स के ऊपर इस प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं है। ठीक है, और ये जो पावर हंग्री जनता है, जनता का मतलब यहां पे पीपल नहीं है, जनता मतलब मिलिट्री जो पावर है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको जनता बोलते हैं, तो यहां पे जनता का मतलब मिलिट्री लीडरशिप है। तो ये जो मिलिट्री लीडरशिप है लोगों के लिए काम करेगी, टेररिस्ट मशीनरी से, जिहादिस्ट इंसर्जेंसी से प्रॉपर तरीके से लड़ पाएगी, पॉलिटिकल डिविजन्स को सॉर्ट आउट कर पाएगी, इस बात के चांसेस बहुत कम है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वाली एक डेमोक्रेटिक सरकार को अर्जेंट बेसिस पे लाया जाए, क्योंकि ये मिलिट्री जनता तो लॉन्ग टर्म में चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देगी, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। अगले आर्टिकल चलते हैं। डिस्टॉर्टिंग हिस्ट्री थ्रू अ कैलेंडर बाय प्रोपोगेटिंग फॉल्स नैरेटिव्स ऑन इंडियन एंसेस्ट्री द आईआईटीज आर डैमेजिंग देयर स्टैंडिंग। यहां पे क्या बताया जा रहा है भाई, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर बनवाया था, ठीक है, वहां पे पहले क्या हुआ करता था, वहां पे पहले एक हुआ करता था डिटेंशन सेंटर। जी हाँ, आईआईटी खड़गपुर जहां बना था पहले वहां पे एक डिटेंशन सेंटर हुआ करता था, अंग्रेजों ने बनवाया था। उस डिटेंशन सेंटर को हटा के जब आईआईटी खड़गपुर बनाया गया 1956 में, तो इसका कन्वोकेशन हुआ जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आके स्पीच दी। स्पीच में क्या बोला, हेयर इन द प्लेस ऑफ दैट हिलजी डिटेंशन कैंप stands the fine monument of India, representing India's urges, India's future in the making। मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे डिटेंशन कैंप हुआ करता था, वहां पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन गया है जो साइंस की फील्ड में बहुत सारे इनोवेशंस करेगा और आगे आने वाले समय में इंडिया के फ्यूचर को आगे लेके जाएगा, इंडिया के लोगों को आगे लेके जाएगा। ठीक है भाई, आज की डेट में आईआईटीज कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन आईआईटीज को बहुत सारी चीजों की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जैसे आईआईटीज को बोला जाता है कि ये इनकरेज करते हैं ब्रेन ड्रेन। मतलब ये कि आईआईटी के अंदर जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या टारगेट रहता है कि यार इंडिया के अंदर तो कोई स्कोप नहीं है, एक काम करो फॉरेन चलते हैं। ठीक है, तो या तो वो जीआरई का एग्जाम दे देंगे और स्विट्जरलैंड में किसी स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, या यूएस वगैरह में स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए चले जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे कि फॉरेन में कोई नौकरी लेके इंडिया से निकल जाएंगे। तो वो पढ़े तो आईआईटी में लेकिन निकल गए फॉरेन में जॉब करने के लिए। प्लस आईआईटीज को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में अनवांटेड कंपटीशन हो जाता है। आप कोटा में देखो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, तो पहली बात तो आप कोचिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। कोचिंग एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आप जाके देखिए क्या हालात है इस समय पे कोटा जैसी सिटीज में, हैदराबाद, बहुत सारे, दिल्ली, कौन सा ऐसा शहर होगा इंडिया के अंदर जहां पे आईआईटी कोचिंग नहीं होती होगी। सब ये मानते हैं कि आईआईटी की कोचिंग के बिना तो आईआईटी में हो ही नहीं सकता। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के ऊपर आपने इतना प्रेशर डाला कंपटीशन का, दूसरा पूरा का पूरा कोचिंग कल्चर फैल रहा हो, इसके बाद भी जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो फॉरेन निकल जाते हैं, इंडिया में काम करते नहीं है। तो कुल मिला के आईआईटीज का अगर आप एंड रिजल्ट देखो तो उतना पॉजिटिव भी नहीं है। बहरहाल यहां पे आईआईटी की बुराई नहीं की जा रही है, यहां पे बुराई इस बात की जा रही है कि आईआईटी खड़गपुर ने रिसेंटली क्या किया है कि अपना नया कैलेंडर लॉन्च किया है 2022 का, और इस 2022 के कैलेंडर में कुछ प्रॉब्लमैटिक चीजें यहां पे बोली गई हैं। आईआईटी खड़गपुर का जो नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, इसने एक अनसाइंटिफिक नैरेटिव दिया है, और इस अनसाइंटिफिक नैरेटिव को इन्होंने एक ऐसे टाइटल के दिया है। टाइटल क्या है, रिकवरी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो जो आईआईटी खड़गपुर ने कैलेंडर रिलीज किया है उसमें आप कह लो कंफ्यूजिंग चीजें डाली गई, सिंबल्स, इमेजेस में, और डिस्टॉर्टेड आइडियाज डाले गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन डिस्टॉर्टेड आइडिया वो ये है कि ये कैलेंडर बोलता है आईआईटी खड़गपुर का कि आर्यंस, जो कि वैदिक कल्चर के कैरियर्स माने जाते हैं, ये इंडिजीनियस थे इंदस वैली पे। अब आप समझो, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंदस वैली सिविलाइजेशन,
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब की आपने साइट्स के बारे में सुना होगा, सुरकोतड़ा, धोलावीरा, ठीक है ना। तो ये सब क्या था, हड़प्पन कल्चर का पार्ट था, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया वैदिक सिविलाइजेशन। मैंने आपको कई बार हिस्ट्री में ये बात पढ़ाई है कि इस बात के ऊपर बहस है कि भाई जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन जब आया तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुआ, इस बात के ऊपर एक बड़ी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए खत्म हुआ क्योंकि भाई ये जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे, बारबेरियंस थे, इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई रिवर की शिफ्टिंग हो गई थी तो पानी का सोर्स खत्म हो गया था, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस थे, टेम्परेचर चेंजेस थे, इसलिए खत्म हो गया, ठीक है ना। कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गए थे, तो बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज थी, ठीक है। अब वो थ्योरी जो भी हो, हमें यह पता है अब तक की हिस्ट्री क्या बोलती है। अब तक की हिस्ट्री ये बोलती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो इंडिया के नेटिव थे, और जब ये क्या नाम से वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आए, ये इंडिया के बाहर से आए थे। और उसके बाद आप देखोगे कि वैदिक सिविलाइजेशन के लोग नॉर्थ में सेटल हुए और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इधर उधर के इलाकों में फैल गए, ठीक है। अब देखिए यहां पे कैलेंडर क्या बोलता है। कैलेंडर के रिस्पेक्ट में ये जो सीपी राजेंद्रन साहब हैं जो कि इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि यार कैलेंडर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करते हैं। ये कैलेंडर बोलता है कि द कस्टोडियंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड बीन एक्टिव फॉर मोर देन 10,000 years एंड दैट इवेंचुअली स्प्रेड इट्स कल्चरल इन्फ्लुएंस वेस्टवर्ड फ्रॉम इंडिया। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग सेटल्ड थे वो 10,000 साल से ज्यादा के लिए सेटल्ड थे और वो इंडिया के बाहर फैल गए। और इससे पहले ये बोला कि जो आर्यंस थे दे वर इंडिजीनियस टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली हमने अब तक ये पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे और वैदिक सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो अलग अलग थे। यहां पे कहीं ना कहीं उनको इंटरमिक्स कर रहा है ये कैलेंडर। और आउट ऑफ थ्योरी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग सेटल्ड थे वो आर्यंस थे और फिर ये आर्यंस पूरी दुनिया में फैल गए। मतलब आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को ये सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी आर्यंस निकले हैं दुनिया भर में फैले हैं वो इंडिया से ओरिजिन उनका हुआ है। जबकि ओवरऑल देखा जाए तो अब तक हिस्ट्री कुछ इस हिसाब से समझी जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 7,000 टू 2,000 BC। मतलब 5,000 साल तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ये बता रहे हैं 10,000 साल तक सिविलाइजेशन फैली हुई थी। और उसमें भी ये बता रहे हैं कि इंटरमिक्स कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के लोग एक ही थे। तो जो कुछ भी यहाँ पे इस कैलेंडर में बताया जा रहा है IIT खड़गपुर में, ये भाई आर्कियोजेनेटिक्स, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, जूलॉजिकल, बॉटनिक, ज्योग्राफिकल और थियोलॉजिकल सारे प्रूफ के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की बात करो तो ये इंडस नदी किनारे कच्छ, सौराष्ट्र, बलूचिस्तान के हिस्सों में आप कह सकते हो कि फैले हुए थे। ओके, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे, इन्होंने अच्छी अच्छी टाउनशिप बनाई थी, एग्रीकल्चर ये लोग करते थे। धीरे धीरे करके आप देखोगे तो ये खत्म होना शुरू हुए 2200 के लगभग, 2200 BCE के लगभग। और उसी समय पे वैदिक लोगों की इंडिया में एंट्री हो रही थी। अब तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या बताता है कि ड्यूरिंग द लेट हड़प्पन पीरियड द ऋग्वेदिक पीपल एंटर्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट थ्रू प्रेजेंट डे ईरान एंड अफगानिस्तान। मतलब कि जब लेट हड़प्पन पीरियड आया, हड़प्पन यानी कि हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड एक ही समझिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो अलग अलग जगह थी, सबकी सब इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती थी। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेटर फेज था उस समय पे प्रेजेंट डे ईरान और अफगानिस्तान से एंट्री मारी ऋग्वेदिक लोगों ने, वैदिक लोगों ने, और उन्होंने आके अपनी यहां पे बादशाहत स्थापित की। ये पेस्टोरल माइग्रेंट्स थे, ठीक है, मतलब हॉर्सेज, एनिमल्स वगैरह चराते थे। यूरेशियन स्टेपीज से ये लोग इंडस वैली के रीजन में आए थे और फिर यहां पे इन्होंने मिंगल किया इंडस वैली के लोगों से। इंडस वैली के लोग डार्क स्किन्ड सेटलर थे इंडस वैली के। आज की डेट में अगर आप द्रविडियन कल्चर की बात करो, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे कलर के ऊपर भी एक बहस है, मैं किसी के कलर पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल कर ये समझा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में जो लोग गोरे हैं, क्यों गोरे हैं, क्योंकि वो आर्यंस हैं। और जो साउथ इंडिया में लोगों का कलर जो थोड़ा सा आप कह लो कि डार्क होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये द्रविडियन है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग सेटल थे ना वो द्रविडियन थे और आर्यंस के आने की वजह से वो साउथ इंडिया में चले गए। तो आज की डेट में साउथ इंडिया में जो लोग सेटल्ड हैं उनके एंसेस्टर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे, ऐसा भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस रहे उसके बेसिस पता किया। लेकिन ये जो IIT खड़गपुर का कैलेंडर है ये अपनी ही प्रकार की हिस्ट्री बता रहा है। ये बता रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे वो इंडिजीनियस थे और वो बाकी दुनिया में फैले।
वो गए बलूचिस्तान, वो गए सेंट्रल स्टेपीज में, वहां से कोई हमारे यहाँ नहीं आया था। तो ये सब चीजें ओवरऑल बहुत सारे आप कह लो जेनेटिक स्टडीज को भी वायलेट करती हैं, जैसे कि रिसेंटली आर्कियोजेनेटिक स्टडीज करवाई गई हैं और इससे थ्योरी ऑफ आयरन माइग्रेशन सही होती है। मतलब ये जो आर्यंस थे यूरेशियन स्टेपीज से शुरू हुए थे। आज की डेट में इंडिया के कुछ सोशल ग्रुप्स एक कॉमन जेनेटिक एंसेस्ट्रल लीनिएज शेयर करते हैं ईस्टर्न यूरोपियन के साथ। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो आर्यंस थे ये यूरोप से चलना शुरू हुए थे इंडिया की तरफ। हालांकि जो आईआईटी खड़गपुर के जो आप कह लो कैलेंडर निकालने वाले हैं वो ये बोल देंगे कि ठीक है भाई, ईस्टर्न यूरोपियन लोगों का अगर जेनेटिक कह लो जो डीएनए है वो अगर इंडिया के कुछ सोशल ग्रुप्स के साथ मैच हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता था कि इंडिया से लोग ओरिजिनेट हुए और ईस्टर्न यूरोप में गए हो। तो सबके अपने अपने लॉजिक है यहाँ पे। तो बेसिकली जो अभी कुछ स्टडीज करवाई गई हैं आर्कियोजेनेटिक स्टडीज, इसमें यह पता चला है कि आयरन माइग्रेशन का प्रूफ मिलता है कैसे कि ईस्टर्न यूरोपियन लोगों के जो डीएनए है वो इंडिया के कुछ सोशल ग्रुप्स के साथ मैच करते हैं। और ये डीएनए इंटरमिंगलिंग 14,000 साल पहले हुई है, जो कि आउट ऑफ द ईस्ट यूरोपियन स्टेपीज थ्योरी को सपोर्ट करता है कि ईस्ट यूरोपियन स्टेपीज के इलाके से आर्यन चलना शुरू हुए और वो इंडिया के अंदर घुसे। अच्छा, इंडिया के अंदर सीधे सीधे नहीं घुसे, इसका भी पूरा का पूरा प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि ईस्टर्न यूरोप से शुरू हुए, ठीक है। शुरू होके अगर आप देखो तो एक कैस्पियन ग्रासलैंड के पास के, जो कैस्पियन सी के आसपास के ग्रासलैंड थे, ठीक है। 1900 बीसी के लगभग ये ग्रुप्स टूट गए। कुछ ग्रुप ईरान की तरफ चले गए और कुछ ग्रुप इंडिया की तरफ आ गए। और इंडिया में आके इन्होंने 1500 बीसी में एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन स्थापित की इंडिया के अंदर, जिसको बोला जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। और उसके बाद यहाँ पे जो रहने वाले पहले से लोग थे, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बोलते हो, हड़प्पन कल्चर के लोग बोलते हो, ये कुछ साउदर्न इंडिया की तरफ चले गए, कुछ सेंट्रल इंडिया की तरफ चले गए, कुछ बलूचिस्तान की तरफ चले गए। तो अब तक के प्रूफ ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रह रहे हैं वो लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इधर उधर डिस्पर्स हो गए और उनकी जगह पे कौन आ गए? वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आ गए। लेकिन खड़गपुर का कैलेंडर बता रहा है कि भैया यहाँ पे एक ही किस्म के लोग रहते हैं, वही यहाँ पे पहले से सेटल्ड थे, उन्होंने ही अच्छे अच्छे टाउनशिप बनाई और वो फिर इंडिया से बाहर की तरफ फैल गए। तो कुल मिला के ओवरऑल आईआईटी खड़गपुर के इस नए कैलेंडर की साइंटिफिकनेस के ऊपर सीपी राजेंद्रन साहब सवाल उठा रहे हैं। फिर यहाँ पे कुछ और भी बहुत सी चीजें बताई गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक 5000 साल पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेटलमेंट है राखी गढ़ी नाम की, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वहां पे 5000 साल पुराना स्केलेटन मिला। अब इस 5000 साल पुराने स्केलेटन में क्या था कि जो भी आपको मतलब डीएनए को जब चेक किया गया, जो इस स्केलेटन के डीएनए को चेक किया गया, तो इसके डीएनए में स्टेपी पैस्टोरलिस्ट का या एनातोलिया प्लेट्यू से आए हुए लोगों का या ईरानियन फार्मर्स का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। बेसिकली समझिए क्या बोला जा रहा है। हम लोग 2000 में चल रहे हैं, 2000 से कंपेयर करो, आप 2022 मत देखो, 22 सालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हजारों साल की बात की जा रही है। तो 2000 से अगर आप 5000 साल पहले चले जाओ तो आप कब पहुंच जाओगे? 3000 बीसी में पहुंच जाओगे। 3000 बीसी में इंडिया में क्या था? इंडिया में था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर आईआईटी खड़गपुर का कैलेंडर सही बोल रहा है तो इस समय पे पहले से ही यहाँ पे आर्यन का डीएनए बैचअप होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर स्केलेटन में जब डीएनए चेक किया गया तो पता चला कि इसमें ना ही सेंट्रल स्टेपी से आए हुए लोगों का, ना ही एनातोलिया या प्रेजेंट डे ईरान से आए हुए लोगों का कोई डीएनए मैच है। आज की डेट में अगर आप डीएनए मैच कराओगे इंडिया के कुछ सोशल ग्रुप्स का वहां के लोगों के साथ, तो मैच कर जाएगा। तो कुल मिला के इस आधार पर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो खड़गपुर का कैलेंडर है ये गलत बोलता है, ठीक है ना। 2200 बीसी के लगभग ही ये वैदिक सिविलाइजेशन के जो आर्यंस थे वो बाहर से इंडिया के अंदर आए थे। हालांकि जो खड़गपुर के कैलेंडर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि एक आदमी के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पर आप कैसा बोल सकते हो। तो देखिए काउंटर क्वेश्चंस बहुत प्रकार के यहां पे आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आईआईटी खड़गपुर के क्लेम की साइंटिफिकनेस के ऊपर यहां पे सवाल उठाया जा रहा है। फिर एक और सवाल यहां पे उठाया जा रहा है, आईआईटी कैलेंडर पे ये भी लिखा हुआ है कि जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है ना, ठीक है, जो कि मेंशन्ड है, आप कह लो द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद आर सोर्स्ड फ्रॉम शिवालिक रेंजेस इन द सेंट्रल ईस्टर्न हिमालयस। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज बताई जा रही है, इनका सोर्स है शिवालिक हिल से, लेकिन आज की डेट में शिवालिक हिल से कोई भी ऐसी ट्रिब्यूटरी का सोर्स नहीं निकलता है। मतलब कुल मिलाकर जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन आपकी इस कैलेंडर में दी जा रही है वो गलत है। तो आप समझिए आईआईटी खड़गपुर का खासकर ये जो आप कह लो एक्सीलेंस और नॉलेज का सेंटर बना है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आईआईटी खड़गपुर न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आईआईटी खड़गपुर न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर वो इंडिया के पास्ट के बारे में कुछ पब्लिश कर रहा है तो कम से कम वो साइंटिफिक तो होना चाहिए, बट ये तो कतई साइंटिफिक नहीं निकल रहा है।
एकदम फर्जी टाइप का निकल रहा है, गलत बातें यहां पे बताई जा रही हैं। तो ये चीज यहां पे नहीं होनी चाहिए। एक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस प्रकार की गलत बातें छापेगा तो सही नहीं लगेगा, ओवरऑल इंडिया की इमेज के लिए और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के इमेज के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा सीपी राजेंद्र साहब यहां पे बोल रहे हैं। अगले आर्टिकल की तरफ, टुवर्ड्स लो एमिशंस ग्रोथ फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट सेक इंडिया नीड्स टू ब्रिंग बैक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओनली डिफरेंटली दिस टाइम। देखिए क्या बोला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है ये। एक ग्लोबल एफर्ट चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, ताकि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम अपने टेम्परेचर को रोक पाए। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने जीरो प्लेज की है सीओपी 2026 में, सीओपी 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में, इंडिया ने भी यहां पे की है। अब इंडिया के बारे में एक बड़ा अच्छा फैक्ट बता रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, हमने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज होने में। अब तक अगर आप इंडिया को बाकी दुनिया की इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के साथ कंपेयर करोगे, आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कौन सी होंगी, तो भाई यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये हेविली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं। इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस किया। इंडिया को हेविली इंडस्ट्रियलाइज होने में समय लगा है, ठीक है ना। अगर आप पिछले 3 डेकेड्स की इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ देखो तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी को कम कंट्रीब्यूट करता है, हमारा सर्विस सेक्टर जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कार्बन फुटप्रिंट देखोगे आप इंडिया का तो वो कम इंटेंसिव है। हमने अपनी डेवलपमेंट में जो कार्बन एमिशंस किए हैं वो कम है, हमारा एमिशंस फुटप्रिंट काफी कम है। ये एक बहुत अच्छी चीज है इंडिया की ग्रोथ में। अब तक जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ग्रो कर रही है उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, खासकर अगर आप पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट देखोगे, और इंडिया का देखोगे तो बहुत कम है। इंडिया इस चीज को ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर पा रहा है और हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मॉडल को लो एमिशंस फुटप्रिंट के साथ कर सकते हैं? खासकर तब जब मोदी जी इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि इंडिया क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है यहां पे। मोदी जी ने 2070 तक इंडिया को नेट जीरो एमिशंस करने की बात की है, तो हम क्या ऐसी मीडियम और लॉन्ग टर्म गाइडिंग स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करें ताकि अपने डेवलपमेंट को मैक्सिमाइज करें और एक ग्रीन इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सके? देखिए यहां पे लिखा हुआ है, व्हाट इंडिया नीड्स is a green industrialization strategy that combines laws, policy instruments, and implementing institutions to steer its decentralized economic activities to become climate friendly and resilient. तो इंडिया को एक ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी चाहिए जो कि लॉ को, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को और इंप्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशंस को कंबाइन करे, और कंबाइन करने के बाद हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कुछ इस प्रकार से प्लान करे कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, ठीक है ना। और मार्केट स्टीयरिंग अप्रोच, सरकार को एक्टिवली इन्वॉल्व होकर मार्केट को स्टीयर करना चाहिए। अभी के लिए सरकार क्या कर रही है कि भैया मार्केट को अपने पे छोड़ दे रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने पे छोड़ दे रही है, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। यहां पे ऑथर बोल रहा है कि भाई ये जो हैंड्स ऑफ अप्रोच अभी की सरकार अपना रही है ठीक नहीं है, हमें मार्केट स्टीयरिंग अप्रोच लानी पड़ेगी। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को बताना चाहिए किस तरफ जाना है, ताकि सरकार अपनी जो प्रायोरिटी है क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स की उसको भी पूरा कर सके, जो नीडी सेक्टर्स की जरूरत है उसको भी पूरा कर सके, साथ साथ ग्रोथ को भी लेके आ सके। लेकिन सरकार क्या कर रही है, पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को अपने ऊपर छोड़ दे रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, कि जाओ तुम डेवलपमेंट करो, जो कि सही नहीं है। प्लस सरकार यहां पे रेन्यूएबल पावर को डिप्लॉय करने की बात कर रही है। चलिए भाई अच्छी बात है, आप रेन्यूएबल पावर को डिप्लॉय कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाने की, तब पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक, मतलब पॉलिसी इनकॉन्हेरेंस है, पुअर मैनेजमेंट इकोनॉमिक रेंट्स का कॉन्ट्रोडक्टिव पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है। तो देखिए रेन्यूएबल एनर्जी को डिप्लॉय करने के लिए हमारी सरकार ने जबरदस्त पॉलिसी सपोर्ट दिया, हमारे रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन जब बात आती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को बनाने की, तब हमारी मतलब जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं वो काफी गड़बड़ है। आज की डेट में इंडिया अपने सोलर एनर्जी के डिप्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए चाइना से सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहा है, यूएस से सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम अपनी रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं तो कम से कम रेन्यूएबल एनर्जी में रखने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ठीक तरीके से बढ़ाओ। वहां पे इंडिया ने फर्जीवाड़ा कर रखा है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। एकेडमिक रिसर्च ये एविडेंस प्रोवाइड करती है कि लोकल इनोवेशन कैपेबिलिटीज के लिए जो पॉलिसीज है उनको प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया गया है, और ये जो लोकल इनोवेशन कैपेबिलिटीज हैं ये बहुत हद तक इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ला सकती हैं, जो कि अभी के लिए
नहीं आ पा रहा है। अगर इसको आप कंपेयर करो चाइना की, तो चाइना की टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ये क्या करती है, स्ट्रेटेजिकली अलाइन करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग को, और इसके साथ साथ सोलर और विंड टेक्नोलॉजीज को भी बनाती है, और कुछ इस प्रकार से बनाती है कि उनके देश के अंदर जो जॉब मार्केट है उसको एनहांस किया जा सके। कुछ इस तरीके की चीज इंडिया के अंदर नहीं हो रही है। जैसे कि चाइना ने क्या किया है कि जो भी सोलर और विंड कंपोनेंट को डिप्लॉय करने के लिए मार्केट सेटअप किया, समझिए चाइना सोलर विंड कंपोनेंट को बनाता है, वो अपने यहां पे भी सोलर प्लांट विंड प्लांट लगाता है, उसको एक्सपोर्ट भी करता है। अब जितना सोलर और विंड कंपोनेंट चाइना के अंदर बनता है एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है, और उनके डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए जितना बन रहा है उसमें कम लोगों को नौकरी मिली है। मतलब चाइना ने अपने इकोसिस्टम को कुछ इस प्रकार से डेवलप किया है कि वो चीज अपने यहाँ पे बना रहे हैं, उसको डोमेस्टिक यूज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उससे अपना जॉब मार्केट बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको बनाने वाले जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ना बन के बाहर से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो जॉब मार्केट एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है। और ये फर्जीवाड़ा इंडिया के अंदर, फर्जीवाड़ा मतलब गलत पॉलिसी है इंडिया के अंदर। अगर आप चाइना के अलावा कोरिया की ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटजी देखोगे और यूएस का एंडलेस फ्रंटियर एक्ट देखोगे जो कि 2021 में इन्होंने पास किया है, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये लोग R&D इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, और इनकी टेक्नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्ट्रेटजीज इंडिया से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम लोग पॉलिसी के डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी के डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन उस रेन्यूएबल एनर्जी के जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कोहेरेंस इंडिया के अंदर नहीं रख रहे हैं, जिसके चलते बहुत हद तक हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी की हटा दो तो बैटरी की बात करो, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बात करो, इंडिया के ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने की बात करो, तो इसमें भी हम लोग इनोवेशन के फ्रंट पे बहुत धीमे चल रहे हैं। तो हमें जरूरत क्या है कि भाई इंडिया R&D इन्वेस्टमेंट्स करे ग्रीन टेक्नोलॉजीज में, लेकिन अभी के लिए वो नॉन एग्जिस्टेंट है। कुछ स्कीमें शुरू की गई हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है आत्मनिर्भर भारत के अंदर। कुछ हद तक ये जो स्टेप है, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है, इन स्टेप्स को पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जो स्टेप्स हैं ग्रेजुअली चीजों को करेंगे। देयर इज नो क्वांटम जंप। क्वांटम जंप मतलब कि एक आपने बहुत ही एक्टिव जंप लिया सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, वो यहां पे नहीं हो पा रहा है। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग R&D पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इंडिया को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपेरिमेंटेशन को नर्चर करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए सरकार को एक्टिवली अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा, और सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर अपने दम पे डिपेंडेंट रहे। सरकार की भी गलती नहीं है, पैंडेमिक के समय पे सरकार की जो इकोनॉमिक ताकत है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। तो ये सब चीजें ओवरऑल आप देखो तो कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे की तरफ खींच रही हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट शुड नाइदर सकम टू इंटरनेशनल प्रेशर टू डीकार्बोनाइज सून नॉर शुड इट पोस्टपोन इट्स इन्वेस्टमेंट इन डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजीज। मतलब इंटरनेशनली कंट्रीज हम पे प्रेशर डाल रही हैं कि तुम जल्दी नेट जीरो हो जाओ, तो हमें उस प्रेशर के अंदर भी नहीं आना है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डीकार्बोनाइज होने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें डिले भी नहीं करना है, हमें उस पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, विंड, इसको हमें कहीं ना कहीं तो फ्यूचर में डेवलप करना पड़ेगा। ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फ्यूचर, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके लिए कार्बन स्पेस चाहिए। कुछ लंबे समय तक तेल, गैस और कोल के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वहां पे नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि हम अपनी R&D में इन्वेस्ट करें, पॉलिसी कोहेरेंस रखें, इनपुट डिपेंडेंसी को कम करें, डोमेस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ाएं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को नर्चर करें सरकारी मदद से। ये सब चीजें करने की जरूरत है, ये ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन अब ये जरूरत है, ये तो ऑथर बोल के चले जाते हैं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे चीजें करनी सरकार के लिए काफी मुश्किल होती है। सरकार कोशिश कर रही है और होपफुली हमें कुछ सालों में रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज का एडिटोरियल यही खत्म होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस एडिटोरियल को शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। And if possible for you, please click the join button. Have a great day, friends. Goodbye, and once again, a very, very happy Republic Day.